चलिए हम डिस्कशन करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में। विलियम शेक्सपियर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज इन ग्रेड टू सिलेबस और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर जो है मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर जो है अलग अलग तरीके के प्लेस जो हैं और जो उसकी ट्रेजेडीज़ हैं वो लगी हुई हैं। ठीक है, कहीं पर कॉमेडीज़ हैं, कहीं ट्रेजेडीज़ हैं, कहीं पोइट्रीज़ हैं। अगर विलियम शेक्सपियर का नाम आपके सिलेबस में है मतलब विलियम शेक्सपियर से आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होने के चांसेस होते हैं। ओके, और किस किस एंगल से क्वेश्चन आते हैं, किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, विल डिस्कस दैट। हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखिए, हम पहले स्टार्ट करेंगे विलियम शेक्सपियर को लेकर, और विलियम शेक्सपियर ने क्या क्या किया, उन्होंने कौन कौन से थिएटर्स में काम किया, उन्होंने किस किस डोमेन को जो है वो परफेक्ट बनाया, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाउ बात करें अगर लाइफ और लेगेसी के बारे में, विलियम शेक्सपियर की लाइफ और लेगेसी की अगर बात करें, पहली बात तो आपको ये पता हो कि विलियम शेक्सपियर का टाइम स्पैन क्या क्या रहा। ओके, वो कब से कब तक जीवित रहे। तो अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो ये है 1564 से लेकर 1616। कब से कब तक है? 1564 से लेकर 1616। अब इनकी जो बर्थ डेट है, स्पेसिफिक जो बर्थ डेट है, उसके बारे में कोई जनरल आइडिया नहीं है लोगों को कि कब वो जो है पैदा हुआ है। एक्यूरेट डेट नहीं पता है। हम लोग मानते हैं कि 26 अप्रैल को जो है उनका बैप्टिज्म हुआ। ठीक है, एक टर्म बता रहा हूं मैं आपको, 26 अप्रैल को उनका बैप्टिज्म होता है। बैप्टिज्म क्या होता है? बैप्टिज्म किसी भी चर्च में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 3 दिन बाद, ठीक है, जनरली 3 दिन बाद जो है चर्च में उसको ले जाया जाता है। चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं, जो फादर होते हैं, जो पास्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको एक होली वाटर में जो है वो डुबकी लगाते हैं और उसका कोई नाम रखते हैं। तो नामकरण की जो प्रोसेस होता है उसको बैप्टिज्म बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में। ओके, 3 दिन बाद होता है बर्थ के। तो हम लोग ये मानते हैं कि 26 अप्रैल को उनका बैप्टिज्म हुआ, जो कि चर्च में रिकॉर्ड पाया जाता है। तो 3 दिन पहले यानी 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ होगा। ठीक है, ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू दी कुछ सोर्सेस। ओके, सो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जो विलियम शेक्सपियर, इनको एक इमॉर्टल बार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमॉर्टल बार्ड। इमॉर्टल क्यों? क्योंकि ये अमर है। इनका जो है वर्क, इनकी जो लेगेसी है वो आज भी हम लोगों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है। इवन बार्ड का मतलब होता है पॉइट। बार्ड जो है इसका मतलब होता है पॉइट। ठीक है, सो पहली चीज आपको याद रखनी है 23 अप्रैल 1564, कहीं पर 26 अप्रैल 1564 लिखा जाता है, तो एग्जैक्ट डेट जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको याद रखना है 1564 से लेकर 1616 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर कौन थे? सो वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट राइटर इन्हें माना जाता है, और वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट, वर्ल्ड के पहले प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट, सबसे फेमस जो है ऑथर और ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने ड्रामाज लिखा। ड्रामाज बहुत सारे लोगों ने लिखा। ड्रामाज हमारे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा। ड्रामाज जो हैं उनमें वर्क हमारे बेन जॉनसन ने किया। ठीक है, तो इनके पहले भी कई थे, इनके बाद भी कई हुए हैं, लेकिन जो शेक्सपियर ने जो लेगेसी और जो ह्यूमन साइकोलॉजी पर वर्क किया है वो किसी ने नहीं किया। इसलिए इनको ड्रामेटिस्ट, बेस्ट ड्रामेटिस्ट में से वन नहीं कहा जाता है। इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिस्ट, इट इज द बेस्ट ड्रामेटिस्ट। ओके, इन्हें द बेस्ट ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पॉइंट, ये इंग्लैंड के नेशनल पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। सो इंग्लैंड के नेशनल पॉइंट और बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। एक और चीज, ये पॉइंट लॉरिएट रहे नहीं रहे, हम इनको जो है नेशनल पॉइंट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आज ब्रिटेन जो है इनको एज अ नेशनल पॉइंट सेलिब्रेट करता है, लेकिन ये पॉइंट लॉरिएट रहे या नहीं रहे इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ओके, सो वो टर्म हम लोग यहाँ एसोसिएट नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हें नेशनल पॉइंट माना जाता है, कहा जाता है। और इन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है बिकॉज इनका जो जन्म होता है वो होता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नाम की जगह पर। ठीक है, एवन जो है नदी का नाम था, उसके किनारे पर जो टाउन था उसका नाम था स्ट्रेटफोर्ड। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन से ही आते थे, इसलिए एवन का बार्ड कहा जाता है। एवन के ऊपर जो है क्वेश्चन भी आया हुआ है आरपीएससी में कि एवन क्या है। सो एवन इज अ रिवर, आपको ये याद रखना है कि एवन इज अ रिवर। नेक्स्ट, हिज वर्क्स आर अ कॉर्नरस्टोन ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। उनके जो वर्क्स हैं वो एक कॉर्नरस्टोन है, एक मील का पत्थर साबित होते हैं किसमें? वर्ल्ड लिटरेचर को लेकर। स्टडीड एंड परफॉर्म ग्लोबली, और उन्हें पूरे विश्व में जो है परफॉर्म किया जाता है। ये खुद भी यूनिवर्सल रहे हैं और इनकी थीम्स भी यूनिवर्सल रही है। हम बात करेंगे यूनिवर्सल थीम के बारे में, बट मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो है ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। हर जगह पर, हर डोमेन में जो है इनका जिक्र देखने को मिलता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, लिटरेचर की बात करें या ग्रामर की बात करें, हर जगह इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर में कैसे है। देखिए, बायोग्राफी की अगर बात करें तो अर्ली लाइफ की हम बात कर रहे हैं, 1564 से लेकर 1585 के बीच की बात कर रहे हैं।
ठीक है। 86 में ये जो है लंदन के लिए निकल जाते हैं और ये लंदन जाकर जो है अपना सारा जो इनको ड्रामा वगैरह परफॉर्म करना होता है एज एन एक्टर, ये जाने की कोशिश करते हैं, बट बाद में ये ड्रामेटिस्ट बनकर जो है उभरते हैं। तो देखिए 85 तक ये टाउन में रहते हैं ऐसा बताया जाता है। तो बर्थ एंड फैमिली की बात करें तो इनका बैप्टिज्म होता है अप्रैल 26 को 1564 को, ठीक है। कहाँ होता है? इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, जो इनका गांव था। ट्रेडिशनली बर्थ डेट इज अप्रैल 23, मैं आपको बता चुका हूँ अप्रैल 23 क्यों है। फादर जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नाम था, जो कि एक सक्सेसफुल ग्लव मेकर और ऑल्डमैन थे। इनके जो फादर थे वो ग्लव मेकर थे, जो और इनकी जो स्पेशलिटी थी वो वाइट ग्लव्स में थी, मतलब वाइट जो लेदर होता है उससे ग्लव्स बनाते थे। आपने अगर ब्रिटिश मूवीज में देखा हो तो कुछ फीमेल्स जो हैं वो ग्लव्स पहन के घूमती, और मेल्स भी जो है जनरली वाइट कलर के ग्लव्स पहनते, तो उनको ये बनाया करते थे। तो इनको ग्लव मेकर जो है उनका काम था इनका। नेक्स्ट ऑल्डरमैन भी थे। ऑल्डरमैन का मतलब हो जाएगा एक म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में एक ऑफिसर का काम करना, मेयर जैसा आप मान सकते हैं। सो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में, नगर पालिका में ये जो है मेयर थे ऐसा। इनकी मदर का नाम क्या था? मेरी ऑर्डन, ठीक है। इनकी मदर का नाम था मैरी ऑर्डन, जो कि एक वेल्दी लैंड ओनिंग फैमिली से आती थी। इनकी जो फैमिली थी दैट इज ऑर्डन फैमिली। ऑर्डन फैमिली भी काफ़ी रिनाउंड थी, काफ़ी जानी मानी थी ना, और वो भी लैंड ओनिंग फैमिली से आती थी, जमींदार लोग थे ये लोग। ओके, सो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन ये मदर और फादर हैं। नेक्स्ट देखिए एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने किंग्स न्यू स्कूल जो कि स्ट्रेटफोर्ड में था, जो ये ग्रामर स्कूल था, जहां पर इन्होंने लैटिन लैंग्वेज को पढ़ा। किसको पढ़ा? लैटिन लैंग्वेज को पढ़ा। और इन्होंने ओविड, प्लोटस और सिनेका इस तरह के जो है ड्रामेटिस्ट और फिलोसफर्स हैं उनको पढ़ा। उसके अलावा रिटोरिक भी इन्होंने यहीं से पढ़ा। रिटोरिक मतलब बोलने का और पोइट्रीज लिखने का आर्ट इन्होंने यहीं से सीखा, ये समझ सकते हैं फिलहाल आप। नेक्स्ट लिखिए मैरिज की अगर बात करें, सो मैरिज की अगर बात करें तो एनी हैथवे से इनकी मैरिज हुई। कब हुई? 1582 में, ठीक है। अब एक और चीज, देयर इज अ ट्विस्ट। सो ऑथर थे, इतने बड़े ड्रामेटिस्ट थे, तो कुछ अलग तो होगा इनके जीवन में। तो अलग ये था कि इनकी खुद की उम्र थी 18 और जो वाइफ थी इनकी एनी हैथवे उनकी उम्र थी 26। ओके, तो 8 साल का इनके बीच में गैप था। सो एनी हैथवे जो है इनसे बड़ी थी, और उस समय जब इनकी शादी हुई शी वॉज प्रेग्नेंट, ठीक है। वो प्रेग्नेंट भी थी। 6 महीने बाद जो है उनको एक बच्चा होता है। सो चिल्ड्रन अगर बच्चों की बात करें तो सुजैन 1583 में उनकी एक बेटी का जन्म होता है, दैट इज सुजैन। उसके बाद 2 ट्विंस होते हैं, मतलब ट्विंस एक ही थे, 2 बच्चे थे ना, ट्विंस होते हैं हैमनेट और जूडिथ 1585 में। तो 1583 में सुजैन नाम की डॉटर होती है, और हैमनेट और जूडिथ जो है 1585 में ट्विंस होते हैं इनके। नेक्स्ट हैमनेट की अगर डेथ की बात की जाए तो हैमनेट की डेथ हो जाती है, ये जो बच्चे हैं उनमें से हैमनेट की डेथ हो जाती है 1596 में, और ऑफन कंसिडर्ड अ पिवटल ट्रेजिक इवेंट इज लाइफ। उनकी लाइफ में ये बहुत मुख्य बिंदु होता है, मुख्य मोड़ होता है, जहां पर उनके बेटे की जन्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1596 में, ठीक है। इसके बाद से कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी उन्होंने इसी गम में लिखी, और इसी फ्लो में उन्होंने ट्रेजेडीज जो है कई सारी लिख डाली। नाउ बायोग्राफी की बात करें हम लोग, और उसमें कुछ लॉस्ट ईयर्स की बात ना करें तो ये तो नाइंसाफी है। ओके, लॉस्ट ईयर्स की बात करते हैं 1585 से लेकर 1592, ठीक है। अब ये क्या है? लॉस्ट ईयर्स हैं इनके 1585 से लेकर 1592 में। नो डेफिनेटिव रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड के हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कहाँ गए, बस इतना बताया जाता है कि वो 1586 में लंदन निकल गई, लेकिन उन्होंने कहाँ काम किया, क्या किया, उसका हमें पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। थियरीज हैं कि वो एक स्कूल मास्टर की तरह काम करने लगे उस दौरान, ठीक है। उन्होंने जो है कोई थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली जो कि चलती फिरती थी इधर उधर कहीं भी, है ना, वो ज्वाइन कर ली उन्होंने। ये बताया जाता है कि वो डियर पोचिंग पर चले जाते हैं, ठीक है। ये कहानी है इस तरीके की। तो डियर पोचिंग मतलब हो जाएगा वो हिरन का शिकार करने के लिए चले गए, ऐसा कुछ बताया जाता है। बात करें लंदन में वो कब आए, सो बाय द अर्ली 1590s वो लंदन में आए, वो 86 वाला। नेक्स्ट, ही वॉज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन एज एन एक्टर एंड प्ले राइट। उन्हें लंदन में एक एक्टर और प्ले राइट की तरह जो है एस्टैब्लिशमेंट मिली, वो उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया वहाँ पर एक एक्टर के रूप में और एक प्ले राइट के रूप में। प्ले राइट मतलब जो ड्रामा लिखता है, ड्रामेटिस्ट आप कह सकते हैं। He was a managing partner of Lord Chamberlain's Men Company. ओके, आप समझिए उनकी कंपनी का नाम क्या था जो उन्होंने ज्वाइन की। तो सबसे पहले जो कंपनी उन्होंने ज्वाइन की वो थी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये उनकी कंपनी थी। बाद में जब किंग जेम्स फर्स्ट उनको पैटर्नाइजेशन देते हैं, जब वो संरक्षण देते हैं, तो क्या होता है, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया, फिर उन्होंने लिख दिया उसको द किंग्स मैन अंडर द पैटर्नेज ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में उसकी कंपनी का नाम क्या होता है? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, बाद में किंग्स मैन जो है वो रख देते हैं। ओके, ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
आगे अगर बात करें हम इनके बारे में, सो इनके थिएट्रिकल वर्ल्ड की अगर बात करें तो इनका जो थिएटर था उसका नाम था द ग्लोब। ठीक है, द ग्लोब कब स्टैब्लिश हुआ? ये हुआ 1599 में। 1599 में इन्होंने द ग्लोब जो है वो थिएटर स्टैब्लिश किया, खुद का जो है थिएटर था। अब इसके बारे में भी एक स्टोरी है, आई टेल यू, पर पहले समझिए। द ग्लोब बिल्ट बाय शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी ऑन द साउथ बैंक ऑफ द थेम्स। ठीक है, ये शेक्सपियर की जो कंपनी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपका द चैम्बरलेन्स मेन कंपनी। ओके, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन कंपनी, वो कंपनी जो थी वो स्टैब्लिश करती है इसको। सारे कंपनी वाले, ये और पूरे कंपनी के जो ग्रुप हैं वो सब शेयर करके और इसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर? थेम्स नदी के किनारे, यानी लंदन में। ओके, थेम्स नदी बहती है लंदन में, वहाँ पर। एंड ओपन एयर पॉलीगोनल एम्फी थिएटर। ठीक है, पॉलीगोनल था। ठीक है, इस तरह का कुछ काइंड ऑफ, ठीक है मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इस तरह का ऐसा कुछ करके इस तरह का थिएटर था। और उसके बाद जो है ओपन एयर थिएटर था, मतलब ऊपर से खुला हुआ था। फेमस टैगलाइन क्या थी इस थिएटर की? टोटस मैंडस एजिट हिस्टोरिनम, जिसका मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज द प्ले हाउस। ठीक है, जो कि आपको अगर हम लोग बात करें शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में भी आपको एक पोइट्री, एक फ्रेज, एक कैंटो देखने को मिलता है। कुछ कैंटोज की एक पोइट्री है, दैट इज द वर्ल्ड इज स्टेज, 7 एजेस ऑफ अ मैन। ठीक है, उसमें बोलता है वो कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी थिएटर की टैगलाइन लिखी, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, द वर्ल्ड इज अ प्ले हाउस। पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है वो एक प्ले हाउस है। ऐसा सिग्निफिकेंस अगर देखें इसका, सो द प्राइमरी वेन्यू फॉर हिज ग्रेटेस्ट प्लेस, उनके जो ग्रेटेस्ट प्लेस रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो प्लेस हैं शुरुआती दौर में यहाँ पर परफॉर्म किए गए हैं उनके खुद के थिएटर में, दैट इज द ग्लोब 1599। सिंबलाइज द पॉपुलैरिटी एंड कल्चरल सेंट्रलिटी ऑफ थिएटर इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। और ये जो है, जो थिएटर का कल्चर था उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर देते हैं। ठीक है, जब उन्होंने अपना खुद का थिएटर जो है स्टैब्लिश किया। सो अगर बात करें एलिजाबेथ की, क्वीन एलिजाबेथ की, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब भी प्रीमियर होता था किसी भी शेक्सपियर के शो का, तो वो खुद जाती थी वहाँ पर देखने। अब मान लो क्वीन खुद देखने आ रही है तो लोग तो प्रमोट करेंगे। ठीक है, सो लोगों ने थिएटर्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया, प्ले ड्रामाज लिखना जो है प्रमोट करना स्टार्ट किया। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हुई इस दौर के इंग्लैंड में। ठीक है, तो डेट याद रखें, 1599 की बात करें हम लोग, ग्लोब 1599 में स्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट बात करें और कौन कौन से थिएटर्स में इन्होंने काम किया। सो अगर बात करें इनकी, तो इन्होंने द थिएटर में भी काम किया। थिएटर का नाम ही था द थिएटर। ठीक है, ये ओपन एयर एम्फी थिएटर था, बड़ा सा स्टेज होता था यहाँ पर। और उनका जो अर्ली करियर है, जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने करियर स्टार्ट किया, तो वहाँ से ही उन्होंने स्टार्टिंग की। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था, तो जब ये द ग्लोब बनाते हैं तो जो द थिएटर होता है, इसके ज़मीन का जो मालिक होता है, लैंडलॉर्ड जो होता है, उससे इनकी बहस हो जाती है। और जैसे ही बहस होती थी, क्या करते हैं, पूरा थिएटर उखाड़ के ले जाते हैं और उसकी जो लकड़ी होती है उससे जो है ये ग्लोब बनाते हैं। द ग्लोब थिएटर जो है वो उसी की लकड़ी से बनाया हुआ है। तो ऐसा होता है। तो देखिए, टिम्बर्स यूज टू बिल्ड द ग्लोब, ये द ग्लोब थिएटर जो है बनाने के लिए इसी की टिम्बर का यूज़ किया गया। नेक्स्ट बात करें द थिएटर के बाद उन्होंने वर्क किया द कर्टन में। द कर्टन भी एक थिएटर का नाम था। अब ये थिएटर जो है वैसा थिएटर नहीं था जैसा हुआ करता है। इन्होंने क्या किया, चारों तरफ पर्दे लगा दिए बड़े बड़े, और उसी में मतलब टेंट काइंड ऑफ बड़ा सा टेंट लगाया और उसमें उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने द थिएटर तो निपटा दिया, इसको तो उन्होंने तोड़ दिया, और द ग्लोब का काम चल रहा है, तो तब तक कहाँ परफॉर्म करें, तो तब तक उन्होंने परफॉर्म किया द कर्टन में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ओपन एयर एम्फी थिएटर था, टेम्पररी होम बिफोर द ग्लोब वॉज बिल्ट। ग्लोब बन रहा था, उसके पहले उन्होंने यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट किया। ओके, फिर उसके बाद फाइनली द ग्लोब बना 1599 में। ओपन एयर एम्फी थिएटर था, प्राइमरी वेन्यू था इनका, सबसे प्राइमरी जगह जो थी वो उनकी यही थी, मतलब यहीं पर वो सारे परफॉर्मेंसेस दिया करते थे। और वो एक शेयर होल्डर भी थे और एक्टर भी थे। यहाँ पर जो थिएटर था और जो उनकी ड्रामा कंपनी थी उसमें शेयर होल्डर थे, शेयर था ही से उनका, साथ ही में वो एक्टर भी थे, मतलब उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म भी किया। नेक्स्ट, और एक और थिएटर में उन्होंने वर्क किया, दैट इज ब्लैक फ्रायर्स। ब्लैक फ्रायर्स में उन्होंने वर्क किया, जो कि एक इंडोर थिएटर था, प्राइवेट हॉल था। अब ये दो पर्पस फुलफिल करता था। एक तो जो एलीट क्लास के लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो ऐसे थिएटर्स में जाना पसंद नहीं करते थे, तो उनके लिए इन्होंने एक प्रीमियम थिएटर जो है वो बुक किया, दैट इज ब्लैक फ्रायर। यहाँ पर भी परफॉर्म करते थे, साथ में इन्होंने एक प्राइवेट हॉल जो है वो वहाँ पर रखा। दूसरी बात, सर्दियों के दिनों में जो है ओपन एयर में परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्लैक फ्रायर्स का यूज़ किया। ये भी थिएटर है। तो इन्फ्लुएंस हिज लेट प्लेस, बाद के जो प्लेस हैं वो इसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुए। मोर इलीट ऑडियंस, उसमें बहुत इलीट ऑडियंस हुई। अब देखो, अगर आपके यहाँ पर ड्रामा देखने बहुत अमीर लोग आ रहे हैं, बहुत इलीट ऑडियंस आ रही है, तो आप ड्रामा वैसा बनाएंगे जो उनको वो लोग रिलेट कर पाएँ। ओके, सो बाद के जो प्लेस हैं उन पर इस हॉल का
उन लोगों का, उन अमीर लोगों का प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने बाद में जो प्लेज लिखे वो काफ़ी अरिस्टोक्रेसी वाले और बड़े बड़े लोगों के हिसाब से लिखे, ओके, ताकि एलीट क्लास जो है उनको समझ पाए, उनको रिलेट कर पाए। नेक्स्ट देखिए, अगर लिटरेरी आउटपुट की बात करें हम लोग, विलियम शेक्सपियर की लिटरेरी आउटपुट की बात करें, तो शेक्सपियर्स कैनन, कैनन का मतलब क्या होता है, ग्रंथों का संग्रह, तो उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, साहित्यिक जो कार्य हैं उनका संग्रह, तो कैनन मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ठीक है। कैनन जो वर्ड है इट मीन्स कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, लिटरेरी वर्क्स का कलेक्शन जो है वो कैनन कहलाता है। सो उनकी जो कैनन है मतलब कलेक्शन जो है उनका, वो डिवाइड किया जाता है तीन, कभी कभार चार जॉनराज में, चार जॉनराज में डिवाइड करते हैं, तीन या चार। फर्स्ट है कॉमेडी, विलियम शेक्सपियर ने कॉमेडीज लिखी, कौन कौन सी लिखी, अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम लिखा, ट्वेल्थ नाइट लिखा और एज यू लाइक इट लिखा। तीन कॉमेडीज जो हैं सबसे फेमस है विलियम शेक्सपियर की, दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट। दूसरी चीज़ अगर देखें हिस्ट्री की, तो उन्होंने हिस्ट्री प्लेज भी लिखे कुछ, दैट इज हेनरी फोर्थ, जिसके पार्ट 1 और 2 दो पार्ट्स में उन्होंने उसको रिलीज किया। उसके बाद हेनरी फिफ्थ इन्होंने लिखा और रिचर्ड थर्ड लिखा। तो हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ और रिचर्ड थर्ड, ये सबसे फेमस उनके वर्क्स हैं, हिस्ट्री वर्क्स। उसके बाद करें हम लोग ट्रेजेडीज की, दुखांत, जिनका अंत ही दुख पर होता था, तो वो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। चार सबसे फेमस, दैट इज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ओके। नाउ मैकबेथ इनमें सबसे छोटा है और हैमलेट इनमें सबसे बड़ा है वर्ड्स की काउंटिंग के हिसाब से, हम आगे उनको भी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें रोमांस की या फिर बाद वाले प्लेस की, जो कि अरिस्टोक्रेटिक लोग देखने आते थे, इलीट क्लास वाले लोग देखने आते थे, तो उन वर्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने एक लिखा टेम्पेस्ट और एक लिखा द विंटर्स टेल, ठीक है। तो चार कैटेगरीज में हमने इसको बांटा हुआ है, गिव मी अ सेकंड। तो चार कैटेगरीज में बांटा हुआ है, दैट इज कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज और रोमांस और लेट प्लेस। तो कॉमेडीज में कौन कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं मिडसमर्स नाइट, ट्वेल्थ नाइट और एज यू लाइक इट। सो ये नाइट नाइट वाले जो हैं दो कॉमेडीज हैं, आप याद रख सकते हैं, और एज यू लाइक इट तो आपको याद रह जाएगा सेवन एजेस ऑफ अ मैन से। नेक्स्ट हिस्ट्री की अगर बात करें तो हेनरी फिफ्थ फोर्थ, इसके पार्ट 1 2, हेनरी फिफ्थ और रिचर्ड थर्ड, ये तीनों हिस्ट्री के प्लेस हैं क्योंकि ये किंग्स के नाम हैं, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेजेडीज की बात करें, सो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। रोमांस की बात करें, लेट प्लेस की बात करें, सो दैट इज द टेम्पेस्ट और द विंटर्स टेल, ओके। ये कैटेगरीज में हम इनको बांट सकते हैं। आगे देखें, आगे अगर बात करें हम एक एक की, तो क्या क्या की फीचर्स होते थे। सो देखिए, अगर हम लोग बात करें कॉमेडीज की, सो कॉमेडी की की फीचर्स क्या क्या हैं, चेक, ओके। तो कॉमेडीज की अगर बात करें तो की फीचर्स हैं थीम्स ऑफ लव, इनकी कॉमेडीज में जो है थीम्स ऑफ लव हुआ करती थी, लव की थीम होती थी, और मिस्टेकन आइडेंटिटी, कुछ पहचान ऐसी होती थी जिन्हें लोग जो है गलत समझते थे, ओके, मिस्टेक कर लेते थे, गलत फहमी हो जाती थी वैसा कुछ, और रिकन्सिलिएशन इसमें होता था, लास्ट में जो है सब कुछ सेट हो जाता था, ऐसा सब सही हो जाता था। दुखांत सुखांत वही होता है, कॉमेडी वही होती है जो लास्ट में सब कुछ सही करते, हैप्पी एंडिंग हो, सो हैप्पी एंडिंग हुआ करती थी। यूज ऑफ विटी वर्ड प्ले, यहाँ पर बहुत बुद्धिमत्ता के साथ वर्ड प्ले को ये यूज करते थे, शब्दों का जो है बहुत अच्छे से इन्होंने यूज किया। क्लेवर हीरोइंस होती थी, हीरोइंस बहुत जो है समझदार होती थी, जैसे रोजलिन की बात करें, वियोला की बात करें। नेक्स्ट ऑफन एंड इन मैरिज एंड सेलिब्रेशन, जनरली ये मैरिज और सेलिब्रेशन पर खत्म होता था, मतलब सब कुछ सेट हो जाता था लास्ट में। सिग्निफिकेंट प्लेस इनके, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एड अबाउट नथिंग और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तीन कॉमेडीज आप याद रख सकते हैं, इसके पहले भी हमने कॉमेडीज का डिस्कशन किया। सो अ मिडसमर्स नाइट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, तीन कॉमेडीज ये हैं, और तीन कॉमेडीज ये हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर, मच एड अबाउट नथिंग और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके। इनको आपको याद रखना है, गॉट इट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हिस्ट्रीज। हिस्ट्री प्ले की अगर बात करें तो इसमें प्राइमरी एक्सप्लोर द इंग्लिश मोनार्की, ये इंग्लिश मोनार्की के ऊपर ही बेस्ड होता था सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये पावर के बारे में होता था कि कोई शक्ति के लिए लड़ रहा है, लोगों में जो है लड़ाइयाँ हो रही है सत्ता को लेकर और नेशनहुड को लेकर, ठीक है, देश प्रेम के बारे में भी ये लिखते थे। नेक्स्ट टू टेट्रालॉजीज है इनकी, साइकिल्स ऑफ 4 प्लेस, 4 प्ले का इनके पास साइकिल भी है। कवर द वॉर्स ऑफ द रोजेस, जो कि वॉर्स ऑफ द रोजेस को भी कवर करता है, ओके, वॉर ऑफ द रोजेस विल डिस्कस। ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट एंड ड्रामेटिक फिक्शन, ये हिस्टोरिकल फैक्ट और ड्रामेटिक फिक्शन दोनों को मिला देते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एज इट इज लिख दिया, इन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ मिलाया है, जैसे बॉलीवुड की मूवीज होती है वो कुछ भी अपने हिसाब से मिला देती हैं, वैसे ही इन्होंने थोड़ा सा अपना भी जो है टच दिया, ड्रामेटिक फिक्शन का भी टच दिया और हिस्ट्री के फैक्ट्स भी जो है रखे उसमें। इनके जो प्लेज हैं जो कि हिस्ट्रीज पर बने हुए हैं वो है रिचर्ड थर्ड, द हेनरियड, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 and 2,
हेनरी फिफ्थ और रिचर्ड थर्ड, ओके रिचर्ड सेकंड भी है, सॉरी रिचर्ड सेकंड। दिस इज दी हिस्ट्री। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रेजेडी की, अब ट्रेजेडी जो है, क्योंकि हम लोग इसके बाद मैकबेथ स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रेजेडी को लेकर जो है थोड़ा अवेयर होना है, सुनना है बात को। देखिए ट्रेजेडी में की फीचर्स क्या होते थे, फोकस ऑन ट्रेजिक हीरो। एक ट्रेजिक हीरो होता था, एक ऐसा हीरो जिसमें क्या है, जिसमें फैटल फ्लो है, जिसको हम लोग हमेर्शिया बोलते हैं। अब हमेर्शिया क्या होता है समझना, जैसे कोई भी पर्सन है, उसके साथ अगर ट्रेजेडी होने वाली है तो ट्रेजेडी इसलिए हो रही है, उसका विनाश इसलिए हो रहा है बिकॉज उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, और कोई ना कोई जो कमी है वो उसके अंदर जन्मजात है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। सो एम्बिशन जो है वो एक ऐसी कमी है जो व्यक्ति को जो है बर्बाद भी कर सकती है। ओके तो इस तरीके की एक फैटल फ्लो, फैटल मतलब डेंजरस, फ्लो यानी कमी, एक डेंजरस कमी होती है उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, जो कि हमार्शिया कहलाती है अकॉर्डिंग टू दी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी पोइटिक्स, वहां पर वो जो है बताते हैं इस चीज के बारे में कि ट्रेजेडी में एक ट्रेजिक हीरो होना जरूरी है, उसके अंदर फैटल फ्लो होना जरूरी है, वो कमी होना जरूरी है जिसकी वजह से पूरा उसका करियर बर्बाद हो जाए, वो खुद जो है बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो ट्रेजेडी में यही होता है, कोई भी ट्रेजिक हीरो जो है उसकी बर्बादी को दिखाया जाता है। तो उसकी बर्बादी किस वजह से हुई, फैटल फ्लो की वजह से, हमार्शिया की वजह से। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लोर प्रोफाउंड थीम्स। ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्बिशन हो गया, महत्वाकांक्षा हो गया, जेलसी हो गया, ईर्ष्या, रिवेंज, बदला, मॉरल डिके, उसका जो नैतिक पतन है उसको दिखाया जाता है, द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, और उसकी जो मानवीय कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस होता है। इन एंड इन द डेथ ऑफ मेन कैरेक्टर, यहाँ मेन कैरेक्टर की मृत्यु हो जाती है। शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज हैं उनमें मेन कैरेक्टर की मृत्यु हो जाती है। एंड ऑफन मैनी अदर्स, और बहुत सारों की भी मृत्यु होती है। अब समझिए, अगर मान लो कोई प्ले है, वहां पर मृत्यु होनी चाहिए या तो मेन कैरेक्टर की या फिर उसकी फैमिली के लोगों की, गेटिंग इट, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोगों की भी मृत्यु होती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा मृत्यु है जो दिखाई जा रही है उसको बोलते हैं लोग ट्रेजिक वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेजिक वेस्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है मरता हुआ दिखाया जाता है, जिसको ट्रेजिक वेस्ट बोलते हैं। तो इनकी ट्रेजेडी में ट्रेजिक वेस्ट भी होता है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, फैटल फ्लो और ट्रेजिक वेस्ट। फैटल फ्लो को बोलते हैं हमार्शिया, ठीक है, और ट्रेजिक वेस्ट। नेक्स्ट देखिए, द बिग फोर ट्रेजेडीज, बड़ी चार ट्रेजेडीज, दैट इज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। हैमलेट की बात करें तो ये रिवेंज पर बेस्ड है, मोरालिटी पर बेस्ड है, मोर्टैलिटी पर बेस्ड है, और इन डिसीजन पर बेस्ड है। हैमलेट में इन डिसीजन का मतलब होता है निर्णय ना ले पाना। ओके, सो हैमलेट में एक सॉलिडिटी है, दैट इज टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, काम किया जाए ना किया जाए, जीवन जिया जाए या फिर मर जाया जाए। ओके ऐसा, तो वो कंफ्यूज है, यानी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाता है और इस तरीके से जो है वो हो जाता है। ओके अब समझिए यहाँ पर होता क्या है हैमलेट में। हैमलेट की स्टोरी में थोड़ी सी बता देता हूँ 2 लाइन में। इट इज, इसमें हैमलेट जो होता है, हैमलेट वो जो है अपने किंगडम से, बिकॉज ये प्रिंस होता है तो अपने किंगडम से कहीं दूर पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन जब ये वापस आता है अपने घर पर, अपने पैलेस में, तो वो देखता है कि उसकी मदर जो है उसके अंकल से शादी कर चुकी होती है। अब उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि ये क्यों हुआ उसके फादर के मरने के बाद। ओके तो उसको नहीं समझ में आता है और इस तरीके से वो जो है इधर उधर जो है सोच रहा होता है, मैं क्या करूं क्या करूं, पूरे प्ले में ही सोचता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके फादर का गोश्त उसे दिखाई देता है और उसके फादर का गोश्त जो है वो कहता है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे मारा है। फिर वो अपने अंकल को मारने के पीछे लग जाता है। ओके और इस तरीके से जो है खुद को भी वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। दैट इज हैमलेट। तो रिवेंज की स्टोरी है, बदले की स्टोरी है। मोर्टैलिटी, जीवन के मोर्टैलिटी, नश्वरता पर जो है प्रश्न उठाती है। दूसरा है ओथेलो, जो कि जेलसी को और मैनिपुलेशन को डिस्कस करता है। जेलसी, ईर्ष्या, मैनिपुलेशन, चीजों को जो है इधर उधर करने के बारे में। जैसे ओथेलो की अगर स्टोरी बताई जाए तो ओथेलो में क्या होता है, ओथेलो जो है इज अ पर्सन जहां पर वो अपने 2 दोस्तों के साथ जो है रहता है। मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको स्टोरी। तो 2 दोस्तों के साथ रहता है, एक दोस्त को वो जो है प्रमोशन देता है और दूसरे दोस्त को नहीं देता है। तो जिसको प्रमोशन नहीं देता है, मैं आपको नाम बता के उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा ना, तो जिसको उसने प्रमोशन नहीं दिया वो जो है ओथेलो को जो है वो क्या करता है, भड़काता है कि तुम्हारी वाइफ का जो अफेयर है वो उस दोस्त के साथ चल रहा है जिसे तुमने प्रमोशन दिया। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो ना कुछ भी कर करा के जो है उसको प्रूफ दिला देता है कि तुम्हारी वाइफ जो है उसका अफेयर इसके साथ चल रहा है। ओके अब वो क्या करता है, उस जेलसी में अपनी वाइफ को किल कर देता है। ओके दैट इज द ओथेलो। नेक्स्ट किंग लियर की बात करें तो किंग लियर एजिंग को बहुत ज़्यादा जो है एजिंग को दिखाता है, बूढ़े को, वृद्धावस्था को दिखाता है। फीलियल इनग्रेटिट्यूड और मैडनेस को दिखाता है, झूठा मोटा इनग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को दिखाता है और पागलपन को, सनक को दिखाता है। इसमें एक बूढ़ा जो है राजा होता है, इसका नाम किंग लियर होता है।
3 बेटियां होती है उसकी, वो तीनों बेटियों में जो है अपना राजपाट बांटकर, बिकॉज उसका बेटा नहीं होता है, तो तीनों में राजपाट बांटकर जो है रिटायर होना चाहता है कि भैया मैं तो मौज करूंगा ऐसा। तो वो तीनों को कितना राजपाट वो देगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी बेटियां उसको बताएं कि वो उससे कितना प्रेम करती हैं। तो एक कहती है मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ फादर, इतना कि माप नहीं सकते, तो वो उसको काफ़ी सारा राजपाट देता है, उसका जो किंगडम का हिस्सा है वो देता है। दूसरी बेटी भी यही कहती है, तो उसको भी काफ़ी हिस्सा मिल जाता है। तीसरी बेटी कहती है कि पापा मैं आपसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मेरी शादी के बाद मैं आपसे आधा प्यार करूंगी और आधा प्यार जो है मैं अपने हस्बैंड से करूंगी। तो ऐसे जो है जब वो सुनता है तो उससे लगता है कि मेरी शान में गुस्ताखी और ये सब है ना, तो वो उसको भगा देता है। फिर दूसरा जो है दूसरे राज्य का एक प्रिंस उससे आकर शादी करता है, बिकॉज उसको वो जब सुनता है ये स्टोरी तो उसको लगता है कि यार लड़की समझदार है। इस तरीके से स्टोरी चलती है। मैकबेथ की बात करेंगे। मैकबेथ तो हम लोग पूरा स्टडी करने वाले हैं, बिकॉज ग्रेड 2 सिलेबस में भी है और काफ़ी जगह भी हम लोग स्टडी करेंगे इसको। तो मैकबेथ की तो आपको स्टोरी जो है I'll tell you there. नेक्स्ट, अगर बात करें हम लोग रोमांसेस की, जो कि लेट प्लेज हैं, जो बाद में लिखे गए हैं शेक्सपियर के द्वारा, तो उनमें की फीचर्स क्या थे? रिटर्न एट द एंड ऑफ हिज करियर, वो अपने करियर के एंड में उन्होंने लिखे 1600 के बाद, 1500 के बाद, और उसके बाद सॉरी 1600 आई एम टेलिंग यू, प्लान ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। ये ट्रेजिक कॉमेडीज होती थी, ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं और इसमें कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं। थीम्स ऑफ फॉरगिवनेस, यहाँ पर माफ करने के बारे में जो है ज़्यादा जोर दिया गया है। रिडेम्पशन, मैजिक एंड फैमिली रियूनियन, फैमिली रियूनियन हो रहा है, कुछ जादू टोना और ये सारी चीज़ें। ऑफन फीचर अ यंगर जनरेशन हीलिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द ओल्डर, ये दिखाती है, इसमें दिखाया जाता है जनरली कि जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो पुराने पुराने जो मैटर्स हैं उनको भी सुलझा रहे हैं, ठीक है। बूढ़े जो लोग हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको वो सुलझाने में लग रहे हैं, ये ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। कुछ सिग्निफिकेंट प्लेस जैसे टेम्पेस्ट की बात करें, द विंटर्स टेल की बात करें, सिम्बलिन की बात करें, टेम्पेस्ट इज ऑफन सीन एज अ फेयरवेल टू द स्टेज, ठीक है। इसके बाद टेम्पेस्ट के बाद जो है हमारे जो फेमस ड्रामेटिस्ट हैं शेक्सपियर, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, इसलिए जो है फेयरवेल भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले, यू कैन से। नेक्स्ट, अगर बात करें पोइट्री की, तो उन्होंने लास्ट टाइम में कुछ पोइट्रीज भी लिखी। एक पोइट्री उन्होंने लिखी वीनस एंड एडेनिस, दैट इज 1593 में उन्होंने लिखा। द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये लिखा इन्होंने 1594 में। और ये जो स्टोरीज थी, ये जो स्टोरी थी द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये इन्होंने डेडिकेट की अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि इनके पैटर्न थे। अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक भी थे और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी थे, तो इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए ये स्टोरी लिखी, दैट इज द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। सोनेट्स की अगर बात करें तो इन्होंने 1609 में सोनेट लिखे। 154 सोनेट्स ये जो है टोटल लिखते हैं, ओके। और 154 सोनेट्स में 126 और 28 दो ग्रुप्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो इनके जो 126 सोनेट्स थे वो किसी फेयर यूथ या फिर WH को डेडिकेटेड थे। 126 सोनेट्स फेयर यूथ या WH को डेडिकेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इनके फ्रेंड थे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि शेक्सपियर जो है वॉज अ गे, जिनको जो है मेल अट्रैक्शन था, ठीक है। सो ये उनके मेल बॉयफ्रेंड थे, काइंड ऑफ दैट, है ना, ऐसी भी कुछ जो है मान्यताएं हैं। नेक्स्ट, और एक जो है 28 जो सोनेट्स हैं 127 से लेकर 152 तक, ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है डार्क लेडी को, ओके। सो इस तरीके से 154 ये डेडिकेटेड है डार्क लेडी को, ओके। सो इस तरीके से ये सारा बाइफर्केशन है। नेक्स्ट, अगर बात करें हम लोग एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, ये जो सारे सोनेट्स हैं ये लव की थीम पर होते थे, ब्यूटी की थीम पर होते हैं, पॉलिटिक्स, मोर्टेलिटी, पॉलिटिक्स के ऊपर, जीवन की नश्वरता के ऊपर होते हैं, और टाइम के बीतने के ऊपर होते हैं, पैसेज ऑफ टाइम के ऊपर होते हैं। सोनेट फॉर्म अगर बात करें तो ये 3 क्वार्टेन और एक कंक्लूडिंग कपलेट में लिखते हैं, जो कि जनरली होता है, ठीक है। बट इन्होंने ये इन्वेंट किया था, पहले जो है ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा होता था सोनेट, लेकिन इन्होंने क्या डिस्कस किया, क्या स्टार्ट किया, 3 क्वार्टेन मतलब 4-4 लाइंस के 3 ग्रुप्स, 3 सोनेट्स, 3 सेंटेंस स्टेंजास, और उसके बाद एक कंक्लूडिंग कपलेट जो कि 2 लाइंस का होता था। तो टोटल 14 लाइंस का सोनेट जो कि जनरली होता है। इनकी राइम स्कीम जो है वो याद रखनी है आपको। इंग्लिश सोनेट इसको कहते हैं या फिर शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, जिसकी राइम स्कीम होती है ABAB, CD EFEF, और कपलेट की होती है GG, ओके। दैट इज दी राइम स्कीम ऑफ देयर सोनेट्स। नेक्स्ट, अगर शेक्सपियर के लैंग्वेज और इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वोकैबुलरी में भी इन्होंने काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। जैसे लार्जेस्ट वोकैबुलरी इन इंग्लिश राइटर, जुकाम हो गई भैया। तो देखिए, ही हैड वन ऑफ द लार्जेस्ट वोकैबुलरीज ऑफ इंग्लिश राइटर, इन्होंने 3
30,000 लगभग 30,000 सॉरी, इन्होंने लगभग 30,000 वर्ड्स जो हैं कंट्रीब्यूट किए हैं। 30,000 वर्ड्स हमें उनके प्लेस से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कॉइंड एंड पॉपुलराइज थाउजेंड ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस स्टिल इन यूज टुडे। आज भी इनकी दी गई जो फ्रेजेस हैं, जो वर्ड्स हैं, हम लोग यूज करते हैं। जैसे असैसिनेशन शेक्सपियर ने दिया है, बी डेजल्ड शेक्सपियर ने दिया है, इसका मतलब होता है इम्प्रेस्ड हो जाना, बी डेजल्ड। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, असैसिनेशन मतलब मर्डर होता है। और हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है, बहुत बड़ा दिल होना, ठीक है, ये भी इन्होंने शेक्सपियर ने दिया है। वर्सिफिकेशन, मास्टर ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, ये आयम्बिक पेंटामीटर के मास्टर थे। अब आयम्बिक पेंटामीटर जो है सोनेट में राइम स्कीम और जो है वो लाइन लेंथ जो है वो होता है, मीटर होता है। अब बात करें आयम की, तो आयम क्या होता है? आयम होता है एक जो फुट है, मतलब दो सिलेबल जो है उसमें से एक अनस्ट्रेस्ड होता है और एक स्ट्रेस्ड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आयम। तो अ मेट्रिकल फुट विद इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है, एक स्ट्रेस सिलेबल और एक अनस्ट्रेस सिलेबल, ऐसा होता है। स्किलफुली यूज ब्लैंक वर्ड्स, इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को भी बहुत अच्छे से यूज किया है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर फॉर हिज प्लेस, अपने प्लेस के लिए इन्होंने अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया है, जिसे हम लोग ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, राइमिंग नहीं होती है, वो भी इन्होंने यूज किया है। तो अपने प्लेस में इन्होंने जनरली जो है ब्लैंक वर्ड्स में ही इन्होंने प्ले लिखाया था। यूज प्रोज टू डिनोट कैरेक्टर्स ऑफ लोअर क्लास, लेकिन जब इन्हें लोअर क्लास या फिर कोई बहुत ज़्यादा पागल या फिर हास्यास्पद कैरेक्टर दिखाना होता था तो ये प्रोज में उसको लिखते थे। जनरली ब्लैंक वर्ड्स में लिखते थे, लेकिन हास्यास्पद कैरेक्टर को दिखाने के लिए उनको प्रोज में लिखा करते थे, सो दैट बीच में जो है थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, बात करें लेटेड ईयर्स एंड डेथ, 1611 से 1616 जो उनकी डेथ का ईयर है उसकी अगर बात करें तो ये रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटर्न टू स्टैटफोर्ड अराउंड 1611 टू 13, ये 1611 के से 13 के बीच में जो है अपने गांव लौट आते हैं। और लेकिन ये वेल्दी और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड जेंटलमैन के रूप में लौटते हैं, बिकॉज बहुत सारा पैसा उन्होंने कमा लिया होता है। नेक्स्ट, परचेज द सेकंड लार्जेस्ट हाउस इन स्टैटफोर्ड न्यू प्लेस, इन्होंने जो है स्टैटफोर्ड में अपना नया घर खरीदा जिसका नाम इन्होंने रखा न्यू प्लेस, ठीक है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा मकान था पूरे स्टैटफोर्ड में। नेक्स्ट, इनकी डेथ होती है अप्रैल 23, 1616, तो जब इनका बर्थ माना जाता है तभी इनकी डेथ जो है मानी जाती है। इन्हें कहाँ दफनाया गया? होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है, तो इनके ही टाउन में एक चर्च है, होली ट्रिनिटी चर्च, वहां पर इन्हें दफनाया जाता है। हिज एपिटैफ कंटेन्स अ कर्स अगेंस्ट मूविंग हिज बोन्स, ठीक है, उसका जो एपिटैफ है, एपिटैफ मतलब वो जो ऊपर लिखने का होता है, ओके, उस पर जो है क्या लिखा गया है कि उनकी बोन्स को यहाँ से कहीं नहीं ले जाया जाएगा, अदरवाइज उन पर कर्स हो जाएगा, शाप जो है वो गिरेगा, ऐसा। फर्स्ट फोलियो, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने जितने भी सोनेट्स लिखे उन्हें फर्स्ट फोलियो में जो है पब्लिश कराया गया, जो कि पब्लिश हुआ 1623 में, पब्लिश्ड बाय हिज फेलो एक्टर्स जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल, ठीक है, हेनरी कॉन्डल और जॉन हेमिंग्स थे जिन्होंने इनके सोनेट्स को पब्लिश कराया। उस पब्लिशमेंट का वो जो पूरा सीक्वेंस था उसका नाम था फर्स्ट फोलियो, ठीक है, जो सोनेट सीक्वेंस का नाम था फर्स्ट फोलियो, पूरा जो ग्रुप था दैट इज फर्स्ट फोलियो, इट्स नॉट सोनेट सीक्वेंस, इट इज ग्रुप, ठीक है, एंथोलॉजी मान सकते हैं। तो 1623 में पब्लिश हुआ। उन्होंने 36 ऑफ हिज प्लेस, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस, सॉरी, है ना, सो प्लेस जो थे 36 प्लेस जो हैं वो उनके जो हैं ग्रुप करके उन्होंने पब्लिश करा लिया, हाफ ऑफ विच वुड हैव बीन लॉस्ट अदरवाइज, आधे तो जो हैं गुम चुके हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। जनरली बोला जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर उन्होंने 36.5 जो हैं प्लेज लिखे हैं, कुछ लोग कहते हैं 37 लिखे हैं, तो जो नंबर है इट लाइज बिटवीन 36 टू 37, ओके, इसके बीच में जो है लाई करते हैं उनका नंबर कि कितने उन्होंने सोनेट्स प्लेज जो है लिखे हैं, ओके, लाइक दिस। तो दिस इज दी विलियम शेक्सपियर का लेटर ईयर्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब देखो एक और चीज़ आती है, दैट इज क्रिटिकल रेपुटेशन एंड लेगेसी। क्रिटिकल रेपुटेशन की बात करें, किन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया। बात करें बेन जॉनसन के ट्रिब्यूट की, ठीक है, तो ही वॉज नॉट ऑफ एज बट फॉर ऑल टाइम, ठीक है, बेन जॉनसन जो कि उनके ही फ्रेंडली राइवल माने जाते हैं, जो उनके साथी जो है कंटेम्प्रेरी थे, जो भी ड्रामेटिस्ट थे, वो कहते हैं कि शेक्सपियर जो है सिर्फ एक एज के नहीं है, शेक्सपियर जो है हमेशा के लिए है, शेक्सपियर इमॉर्टल है, अमर है। सैमुअल जॉनसन ने कहा प्रेज हिज फिडेलिटी टू ह्यूमन नेचर, उन्होंने उनकी जो ह्यूमन नेचर को लेकर जो समझ है उसको उसकी तारीफ की सैमुअल जॉनसन ने।
रोमांटिक क्रिटिक्स जैसे कि कॉलरिज हो गए, हैजलिट हो गए, इन्होंने एलिवेटेड हिम टू पोइटिक जीनियस, उन्होंने उनको पोइटिक जीनियस कह डाला। किसने? कॉलरिज और हैजलिट ने, जो कि रोमांटिक क्रिटिक्स थे। बात करें 20th सेंचुरी की क्रिटिसिज्म की, तो एसी ब्रैडले जिन्होंने शेक्सपियरियन सॉनेट्स नाम की एक बुक लिखी है, उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है कैरेक्टर एनालिसिस, इसके लिए उनका क्रिटिसिज्म किया है। किसमें? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में। नेक्स्ट, एसी ब्रैडले ने टीएस इलियट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को डिस्कस किया। मैं आपको मैकबेथ में इस चीज को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में। एफआर लिविस की अगर बात करें तो उन्होंने मॉरल एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन के ऊपर इनको क्रिटिसाइज किया है। फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स में भी जो है इन्हें री इंटरप्रेट किया गया, उनके वर्क्स को मॉडर्न लेंसेज के हिसाब से, मतलब मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में जो है उनके जो वर्क्स हैं उनको डिस्कस किया गया, उनको देखा गया, समझा गया, उनको स्टडी किया गया, ऐसा। नेक्स्ट, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रॉबर्ट ग्रीन जो कि यूनिवर्सिटी विट में से एक थे, इन्होंने इन पर एक क्रिटिसिज्म करते हुए एक अटैक किया 1592 में। इन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको? विलियम शेक्सपियर को। और सोर्स क्या था? ग्रीन का ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट, जो इन्होंने 1592 में एक पैम्फलेट पब्लिश किया, वहां पर ये शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हैं। अब पैम्फलेट रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स थे। यूनिवर्सिटी विट जो है एक ग्रुप था जिसमें चुनिंदा जो है वो ऑथर्स और ड्रामेटिस्ट थे, पोइट्स थे, जिसमें जो है वो लोग थे जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, ठीक है। तो अपने डेथ बेड पर होते हैं रॉबर्ट ग्रीन, और वहां से जो है क्रिटिसाइज करते हैं वो। इट वाज वार्निंग टू हिज फेलो एजुकेटेड प्लेराइट्स, वो अपने फेलो एजुकेटेड प्लेराइट, जो पढ़े लिखे प्लेराइट्स हैं, जो ड्रामेटिस्ट हैं, उनको वार्निंग देते हुए एक लेटर लिखते हैं। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, टॉमस नैश हो गए, ठीक है, पील हो गए, उन सबको ये लिखते हैं अबाउट दी राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्टर टर्न प्लेराइट, एक एक्टर जो कि प्लेराइट में बदल गया, ठीक है, उसको लेकर ये लिखते हैं। मतलब किसकी बात है? शेक्सपियर की बात है। क्या लिखते हैं? उनका फेमस कोटेशन था, ग्रीन लिखते हैं, देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। क्या बोलते हैं वो? कि एक नया नया कौवा आया है जिसने हमारे पंख लगा लिए और वो फेमस हो रहा है धीरे धीरे। ओके, सो ये ऑब्वियसली किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं आपके विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये पूरा फ्रेज है और ये पूरा कोटेशन है उनका, जिसमें उन्होंने एक और चीज डिस्कस की, दैट इज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, ठीक है। ये लाइन उन्होंने कोट की, जो कि विलियम शेक्सपियर के एक वर्क से ली गई है। आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएं कि किस प्ले से जो है ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट, ऑथरशिप के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कई सारी जो है कंट्रोवर्सीज है विलियम शेक्सपियर को लेकर, कि विलियम शेक्सपियर ने जो है ये वर्क्स नहीं लिखे हैं, ये वर्क्स किसी और ने लिखे हैं, शायद ये वर्क बेन जॉनसन ने लिखे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं। लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि इन लोगों ने जो है ये वर्क्स लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर जैसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा लोगों ने कहा, ठीक है। कुछ लोग जो हैं एकेडमिक स्कॉलर जो हैं एट्रीब्यूट करते हैं उनके वर्क्स को स्ट्रेटफॉर्ड बेस्ड सब्सटेंशियल कंटेम्प्रेरी एविडेंस से, ठीक है, बिकॉज एविडेंस वगैरह नहीं है तो सीरियस एकेडमिक डिबेट जो है वो भी नहीं हो पाई, और ये सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, बिकॉज हमारे पास इनको लेकर जो है कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, विलियम शेक्सपियर जो है अपने प्रकार के एक लौते पर्सन है, ठीक है, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल थीम के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया, इन्होंने लव के बारे में डिस्कशन किया, इन्होंने सिर्फ लंदन के बारे में नहीं डिस्कशन किया, इन्होंने सिर्फ स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन के बारे में डिस्कस नहीं किया। जैसे अगर हम लोग बात करें चार्ल्स डिकन्स की, तो चार्ल्स डिकन्स जो है जनरली अपनी जो नॉवेल्स लिखते हैं उनमें लंदन का जिक्र करते हैं, या फिर वो जिक्र करते हैं वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन का। लेकिन यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है वो यूनिवर्सल थीम्स को डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक जगह को नहीं करते हैं। वो लव, हेट, पावर, जेलसी, एम्बिशन, मॉर्टैलिटी, इन सब पर जो है डिस्कशन करते हैं। उनका जो स्टडी है सबसे ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी पर उनका जोर है। ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते थे, इसको लेकर लोगों ने उनकी तारीफ भी की है। हिज कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डीपली ह्यूमन, उनके जो कैरेक्टर्स हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और डीपली ह्यूमन है, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में उनके पास मास्टरी थी। उनकी पोइटिक और ड्रामेटिक पार्ट जो है वो अनमैच्ड है, इसका कोई जोड़ है ही नहीं, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से वर्क्स को लिखा ऐसा कोई लिख नहीं सकता। कल्चरल परवेसिवनेस उनके अंदर पाई जाती है। हिज स्टोरीज एंड फ्रेजेस आर एम्बेडेड इन द फैब्रिक ऑफ ग्लोबल कल्चर, तो ग्लोबल कल्चर से उनकी जो पूरी स्टोरीज है उनका ताना बाना बना हुआ है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि वो जो है सिर्फ एक जगह को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आर विलियम शेक्सपियर, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ये हमने डिस्कशन किया किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं इट इज आर मैकबेथ। हम लोग मैकबेथ को करेंगे वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैकबेथ के पूरे प्ले का, ओके, जो कि पूरा वर्ड्स में लिखा हुआ है।
I will tell you each and every word and each phrase. ठीक है, after that. So this is our today's lecture. यहाँ तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस की. If you have any query or anything that you want to ask me, you just put it into the comment box. Okay, so this is the lecture.